विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, पीसीएस मेंस जब आप लिखेंगे तो वहां पे आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा, घबराना मत कि इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता भाई, बहुत कम लिखना पड़ता है। 250 शब्दों में 16 नंबर का क्या होता है क्वेश्चन कवर हो जाता है। मुझे समझाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इससे क्या होता है, प्री के क्वेश्चन भी कवर होने हैं। क्या होने हैं? प्री के क्वेश्चन कवर होने हैं। बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि मेंस में कटिंग करके कैसे लिखा जाता है 250 शब्दों में। इतना समझ में आया? तो लेकिन क्योंकि समझाना है, हर एक चीज को समझाना है, हर एक विशेषता को क्या करना है, एक्सप्लेन करके समझाना है, क्योंकि वहां बीच में से प्री में आपको क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 250 शब्दों का तैयार करना है। मैं शुरू कर रहा हूं भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, तो भारत का संविधान अनेक दृष्टियों में अनूठा संविधान है। स्टार्टिंग यहां से करते हैं हम। क्या करते हैं? भारतीय संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधान से अलग उसकी पहचान बनाती है। क्या बनाती है? पहचान बनाती है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले विशाल और विस्तृत संविधान। देखो, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि खाली 4 नंबर में पूछा तब क्या करोगे, कभी बोलता है 8 नंबर में 125 शब्दों में, कभी 50 शब्दों में। तो 125 शब्दों में कैसे लिखोगे आप? आपने बोलना विशाल और विस्तृत संविधान है हमारा। दूसरा आपने बोलना लिखित संविधान है। क्या है? तीसरा आपने लिखना प्रभु संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, जो हमारा संविधान है उसमें इसका उल्लेख है। फिर आपने लिखना संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की पूरी व्यवस्था कर रखी है। फिर आपने बोलना मूल अधिकार है इसमें। क्या है? फिर आपने बोलना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर आपने बोलना है कि मूल कर्तव्य भी है इसमें, हालांकि बाद में जोड़े गए। क्या किए गए? बाद में जोड़े गए, लेकिन मूल कर्तव्य भी हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है का प्रावधान किया गया है इसमें। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है ये संविधान। क्या है? नम्यता बोलते हैं नरम, क्या बोलते हैं, और अनम्यता बोलते हैं कठोर। तो कभी कभी संविधान ऐसा लगता है बहुत नरम है, कभी कभी लगता है बहुत कठोर है। तो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्र की ओर झुकावा दिखता है, सेंटर की तरफ। केंद्राभिमुख संविधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है इसमें, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, वयस्क मताधिकार का क्या किया गया है इसमें, मतलब वयस्क मताधिकार दिया गया है कि भाई क्या 18 साल वयस्कता की आयु भारत में क्या है, 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता था। फिर राजीव गांधी का कार्यकाल आया, फिर उन्होंने 61वां संविधान संशोधन कराया। फिर उन्होंने क्या किया, 61वें संविधान संशोधन से वयस्कता की आयु को 21 से घटाकर 18 करवा दिया। चेक कर लो, 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, फिर संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है भाई? जैसे इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, इंग्लैंड में क्या है, संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, फेडरल कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता है। आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको आपातकालीन उपबंध क्या होते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है इसमें। समझ में आया? का प्रावधान है ना। तो सबसे पहले भारत का जो संविधान है वो विशाल और विस्तृत संविधान है। क्या है? भारत का संविधान विशाल और विस्तृत संविधान है। तो अगर कभी क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो क्या है? भारत का संविधान है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। इंग्लैंड का संविधान क्या नहीं है? लिखित नहीं है। ठीक है, अगर बोलेगा कि किस देश का संविधान अलिखित है, और भी हो सकता है, बट इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, परंपराओं पर चलता है वो। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। भाई, केंद्रीय तथा प्रांतीय, जब हम पार्ट पढ़ते हैं संविधान के, 22 भाग पढ़ते हैं, तो भाग 5 में हम पढ़ते हैं संघ। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। क्या पढ़ते हैं? द यूनियन। उसके अंदर हमें 5 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। 5 चैप्टर में
जब हम चैप्टर 1 में जाते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ पहले में, कार्यपालिका, है ना, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है क्या, दूसरे चैप्टर, हाँ, संसद लिखा हुआ है। तो अब जब संसद के बारे में पूरा दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, संसद के बारे में पूरा दे रखा है, यानी आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो जाता है ना। 79 बोलता है संसद का गठन, 80 बोलता है राज्यसभा का गठन, 81 बोलता है लोकसभा का गठन, 83 बोलता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी। ये जब हम आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ केंद्र के बारे में भी दे दिया, मतलब संसद केंद्रीय सरकार के बारे में भी दे दिया, गठन के बारे में, प्रांतीय सरकार के गठन। फिर प्रांतों के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम, पार्ट 6 में जाते हैं, वहाँ पे क्या है, हेडिंग स्टेट, क्या है वहाँ पर, स्टेट। वहाँ पर कितने चैप्टर हैं भाई, चैप्टर 1 वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव है, कौन सा, राज्यपाल, गवर्नर। चैप्टर 1 जो है वो जनरल है, डेफिनेशन है स्टेट की। चैप्टर 2 में क्या दे रखा, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर, यानी कार्यपालिका, गवर्नर। चैप्टर 3 में क्या दे रखा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल, किसके बारे में दे रखा है, विधानमंडल के बारे में दे रखा है। तो मैं कह रहा हूं ये बड़ा क्यों हुआ ये संविधान, इसलिए क्योंकि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन कर रखा है संविधान में। इतना समझ में आ गया। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, ठीक है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। भाग का नंबर आज भी 22 है लास्ट में। ए बी सी डी अगर हम जोड़ेंगे तो फिर नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जो लास्ट आर्टिकल है आज भी 395 है, लेकिन अगर आर्टिकलों को ए बी सी डी सबको गिनेंगे तो 465 से ऊपर हो गए हैं। समझ में आ गया। अनुसूचियां पहले 8 थी, बाद में क्या हुआ कि 12 हो गई हैं। अब कितनी हो गई हैं, 12। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1 52 73 74। फॉर्मूला क्या है, और 1 52 73 74 ऐसे में लिखना आपने, 1 52 73 74। उसके आगे लिखना आपने 51 85 92 92। क्या लिखना है, 51 85 92 92। 51 का मतलब 1951, 1985, 1992 और 1992 93, 93 भी बोल सकते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। तो यानी 1 52 73 74 क्या है कि जो नवीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। किससे जोड़ी गई, पहले ही संविधान संशोधन से जोड़ी गई। जो आपकी 10वीं अनुसूची है वो आपका 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन को। यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बता रखा मैंने। तो भाई अब अनुसूचियां जो हो गई वो 12 हो गई। तो यानी वर्तमान में क्या 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इतना समझ में आ गया। तो साथ साथ में आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूं कैसे याद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन, मूल संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 है, आज भी अंतिम भाग जो है 22 है ना। अगर वैसे गिनेंगे आप तो भाग कितने हो चुके हैं, 25। ए बी सी डी मिलाएंगे, जैसे हम 4A पढ़ते हैं 9A 9B 9C, ना सॉरी 9A 9B 9A 9B। अब A और B को भी जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो गया, लगभग 25 हो गए हैं, है ना। अब ऐसे ही अगर हम तुलना करते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल कितने भाई, 7, कितने, कनाडा के संविधान में सिर्फ 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 128, अफ्रीका संविधान में केवल 253 अनुच्छेद हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश, महाशक्ति, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। कितने, अब नहीं हो गया तो वहां के तो बच्चे तैयारी करते होंगे तो 7 अनुच्छेद पढ़ लिया, खत्म। यहाँ तो 395 अनुच्छेद क्या करने हैं, है ना। दिक्कत हो गई भाई। और ऊपर से बढ़ाए जा रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं, कुछ घटा भी रहे हैं, 370 हट गई, है ना। चलो जी, फिर क्या है कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। उल्टा पूछेगा आपसे, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान किसने कहा है, आंसर आइवर जेनिंग्स ने। ये कौन होता है बोलने वाला, वैसे विद्वान है,
बट सबको पता है कि सबसे बड़ा है, बट आपको जब आंसर लिखना है तब बोलना है आपने आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। दूसरा भाई लिखित संविधान है हमारा, क्या है? दूसरी विशेषता है लिखित संविधान है। संविधान लिखित और अलिखित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है यदि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप हो। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अब क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? यूएसए का संविधान 1789 में बना। कब बना? और कमाल की बात है कि इस देश के संविधान से हमने मूल अधिकार ले रखे हैं, पर 1789 में जब यह संविधान बना था तब उसमें मूल अधिकार ही नहीं थे। यानी अब मूल अधिकार कैसे लिए फिर हमने? क्योंकि अमेरिकन्स ने क्या किया, 2 साल बाद 1789 के 2 साल बाद 1791 में बिल ऑफ राइट्स लेके आए। क्या लेके आए? तो जो बिल ऑफ राइट्स था वो वहां के मूल अधिकार है। वो क्या है? मूल अधिकार है। तो वो मूल अधिकार जो हमने ले रखे हैं वो कहां से ले रखे हैं? यूएसए के संविधान से ले रखे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। फिर उद्देशिका में विशेष शब्दावलियों का प्रयोग कर रखा हमने बोला कि भारत की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये सब एक ही शब्द है। उसमें लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, है ना, घोषित करते हैं। मतलब बनाने के लिए आगे तो घोषित किया गया है। ये 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 3 शब्द थे इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लेकिन क्या हुआ कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को इसमें समाहित किया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो अब अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली। हमने जो अपनाया है वो हमारे संविधान में जो अपनाया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की तर्ज पर है। क्या है? ब्रिटेन की तर्ज पर है। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट का मतलब होता क्या है। तो पार्लियामेंट जब हम बोलेंगे तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू नंबर 1 प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नंबर 1 पे क्या बोलेंगे? नंबर 2 पे बोलेंगे हम हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। फिर बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। ब्रिटेन में जाते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में सबसे पहले सम्राट होता है। वहां की पार्लियामेंट में मतलब ऊपर कौन होगा? सम्राट होगा। नंबर 2 पे हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। लॉर्ड्स मतलब बड़े लोगों की सभा, लॉर्ड्स। समझ में आया? तो अब संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। ठीक है। तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणालियां स्थापित की जाती है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणालियां स्थापित होती हैं। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां प्रधानमंत्री सुना आपने? सुना है? राष्ट्रपति सुना है आपने? कौन है राष्ट्रपति वहां के? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। बड़ी उम्र के राष्ट्रपति हैं, है ना। तो यहाँ तो 60 में रिटायरमेंट ले लेते हैं, बट दे आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मतलब रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है, राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ युवा क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं कि छोड़ो, बहुत हो गया कि अब नहीं होगा कि हमसे। क्या नहीं होगा? है ना। तो चलो भाई सीखो उन लोगों से, बुढ़ापे में भी क्या राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को। किसको बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान वहां पर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। आप अपने राष्ट्रपति को वोट देते हो? नहीं देते हो। आपके यहाँ क्या होता है? द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो कैसे चुनी गई? ये पता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है?
हमारे देश में राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं, मैं बता देता हूं कैसे बोलते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, क्या बोलते हैं? चुने हुए बोलना जरूरी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। क्या बोल सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। दूसरे नंबर पे आते हैं अब एक ऑप्शन तो ये बन गया संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, या इसको अलग अलग बोल दो आप कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य या निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित भी बोल सकते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर आपने बोलना है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। फिर आपने बोलना है यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, और यूनियन टेरिटरी अब आपको बोलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर। क्या बोलना पड़ेगा? के निर्वाचित सदस्य। क्या बोलना पड़ेगा? निर्वाचित सदस्य। इतना समझ में आ गया? ये लोग भाग लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जनता डायरेक्ट क्या करती है, अपने जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको वोट करती है, ठीक है। तथा वह नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे पता है कि 98% लोग क्या करेंगे, 5 साल करके आएंगे। 5 साल नहीं होता है वहां पर, नहीं 6 साल होता है, 4 साल का होता है। चेक करो जरा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कौन होता है, कितने साल का होता है। और 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता वहां पर राष्ट्रपति। 4 वर्ष का होता है अमेरिका में। कितने? 4 वर्ष का। एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो 4 बार राष्ट्रपति बने। वहां तीसा की मंदी आई, 1929 से शुरू हुई तीसा की मंदी, महान मंदी बोला जाता है। मंदी समझते हो? रिसेशन। अब राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? चेक करो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, और वो 4 बार राष्ट्रपति बने। कितनी बार? तो भाई वहां पे फिर संशोधन करना पड़ा कि 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा अमेरिका में। कितनी बार से ज्यादा? तो एक वो आप ट्रंप को देख रहे होंगे, दोबारा क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। हमारे देश में जब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो परंपरा तो ये है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर छोड़ दें तो सब एक बार बने हैं, पर आंसर होता है कितनी ही बार। क्या होता है अभी? कितनी ही बार। हालांकि यहाँ मौका मिलता नहीं दोबारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, लेकिन और लोगों को मौका नहीं मिला। कितना भी अच्छा राष्ट्रपति क्यों ना हो, एक ही बार क्या है, परंपरा चली आ रही है। पर आंसर आपका क्या होगा? कितनी ही बार। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत का राष्ट्रपति? आंसर कितनी ही बार। तो समझ में आ गया? ठीक। तो भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है, नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इतना समझ में आ गया? अब संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ? इंग्लैंड में विकसित हुई। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? आंसर इंग्लैंड में विकसित हुई। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। और यह प्रणाली क्या करती है? केंद्र तथा राज्य दोनों में समान होती है। क्या होती है? दोनों में। भाई देखते होंगे आप कि केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति है, और मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यों में आप देखते हैं गवर्नर है और विधानसभा है, और कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी है। सब राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बड़े राज्यों में विधान परिषद है। बड़े राज्य तो तमिलनाडु भी है, नीचे आपका क्या और भी कई बड़े राज्य हैं, है ना, वहां पर नहीं है। तमिलनाडु में बनी थी, फिर वो हटा दी गई विधान परिषद। अभी मैं बताऊंगा कि विधान परिषद का कौन बनाता है, कौन हटाता है ना। तो भारत का राष्ट्रपति क्या, इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं ना, तो अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखना 2, 3, 4, 5 पेज तक जाती है क्या राष्ट्रपति की शक्तियां। लेकिन हर जगह पे लिखा होता है बिना मंत्री परिषद के सलाह के नहीं कर सकते कुछ भी। समझ में आया? हाँ, वीटो यूज कर सकते हैं, वीटो पावर जो जेबी वीटो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान क्या है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। क्या होता है?
नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। मंत्री परिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? दो शब्द आएंगे आपके सामने, एक आएगा मंत्री परिषद, एक आएगा मंत्रिमंडल। क्या आएगा? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल दोनों को एक ही समझते हैं। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों को कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है उन्हें क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? कैबिनेट को ही हिंदी में कबीना भी बोलते हैं। नहीं लिखा होता कई बार कबीना मंत्री? तो कबीना मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जिनके पास मंत्रालय होते हैं। क्या होते हैं? जो मंत्रालयों के हेड हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, आपके क्या बोलते हैं, गृह मंत्री, है ना, कोयला खनन मंत्री, उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री, सुना है आपने? और इनकी संख्या, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। क्या होती है? इसका मतलब मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन महत्व की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल, क्योंकि सारी जो बैठकें होती हैं वो मंत्रिमंडल की होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। जितने फैसले लिए जाते हैं उसमें हर मंत्री नहीं आता है। उसमें कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, तब डिसीजन लिए जाते हैं। इतना समझ में आया? और गुप्त होती हैं ये बैठकें। कैसी होती हैं? अब मैं अगर मंत्री परिषद की बात करूं तो मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है, मतलब एक हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। क्या होते हैं? और तीसरे होते हैं उपमंत्री। अब राज्य मंत्री का मतलब ये मत सोचना कि राज्य मंत्री मतलब स्टेट के मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जैसे वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो अब तो इस समय तो पता नहीं कौन है वित्त राज्य मंत्री, लेकिन आपने जब ये कोरोना चल रहा था तो उस दौर में देखा होगा आपने, जब निर्मला सीतारमण बैठी होती थी, उनके बगल में हिमाचल के एक बड़े युवा स्मार्ट मंत्री बैठे होते थे, वित्त राज्य मंत्री थे वो। क्या थे? अनुराग ठाकुर। क्या नाम है उनका? अनुराग ठाकुर, है ना। नॉलेजेबल, वित्त की अच्छी पकड़ समझ और मीडिया को मैनेज करना बड़े अच्छे से उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर मैनेज किया। मैं कह रहा हूं कि दूसरे तरह के मंत्री जो हो गए वित्त राज्य मंत्री हो गए, और तीसरे तरह के मंत्री हो गए उपमंत्री। हैं ये केंद्र में, कहां पर है? नाम है राज्य, वित्त राज्य मंत्री, पर हैं कहां के? केंद्र के, संसद के वो हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। समझ में आ गया? कहीं आप ऐसे मत सोचना कि स्टेट का कोई मिनिस्टर उसमें जाएगा, स्टेट अलग चीज हो गई, वित्त राज्य मंत्री, और एक होगा वित्त उपमंत्री। तो 3 तरह के मंत्री होते हैं किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। किसमें? ये पता था? नहीं पता था। कई चीजें आपको नहीं पता होंगी, वो मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा धीरे धीरे। जो जल्दी में थे वो चले गए, सुना है ना। तो वित्त, ये समझ में आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उपमंत्री। ठीक है। मैंने कहा आकार की दृष्टि से मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे डिसीजन, सारी मीटिंग्स, जो गुप्त मंत्रणाएं होती हैं वो कौन करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। ना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किससे करता है? मंत्री परिषद से सलाह से करता है। और मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री कौन होता? मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन? प्रधानमंत्री। देख ही रहे होंगे आप, है ना। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75(3), इस आर्टिकल को अभी याद कर लो। 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? अभी देखो, अभी तो बड़ा सुंदर लग रहा सुनने में। वहां पे क्या होता है, ऐसा पूछता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, आपको लगेगा महामहिम के प्रति होगी। दूसरा ऑप्शन देगा संसद के प्रति। तीसरा दे रखा होगा लोकसभा के प्रति। चौथा दे रखा होगा राज्यसभा के प्रति। दिमाग कई प्रकार से काम करेगा। याद कर लो,
लोकसभा जो कि निम्न सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? 75(3) में लिखा हुआ। ठीक है। और ये प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की क्या है? आधारशिला है। ये प्रणाली जो दी गई है ये क्या है? संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब पढ़ते हैं मूल अधिकार। क्या पढ़ते हैं? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। बाद में क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। संपत्ति का अधिकार आफत बन गया। किसके लिए? सरकार के लिए। अगर संपत्ति का अधिकार होता ना आज तो इतने बड़े बड़े हाईवे, ये बड़े बड़े डैम, टिहरी डैम नहीं बन पाते। भूमि अधिग्रहण बिल कुछ नहीं हो पाता, है ना। लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है आपका वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मकान क्या करता कि संपत्ति लेके बैठ जाता, बोलता डुबाना है तो डुबाओ, मेरे पास तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार का हनन कर नहीं सकता राज्य। तो क्या करना पड़ा? 44वें संविधान संशोधन। इसको भी अभी याद कर लो। 44 4 क्या 4 44 कैसे भी याद करो। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और उसको संविधान के भाग 12 जिसकी हेडिंग है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। उसके चैप्टर 4 में आर्टिकल 300A में रखकर उसको लीगल राइट या विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है आज किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। और कहां पर है? आर्टिकल 300A में है। किसमें? 300A में है। किस पार्ट में है? भाग 12 में है। भाग 12 के किस चैप्टर में? चैप्टर 4 में है। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब भाई क्या, अच्छा वो संपत्ति का अधिकार कहां कहां पर था? तो 19(1)(f) में था वो। कहां पर था? और आर्टिकल 31 में था। कहां पर था? तो इसीलिए जब आप 19A, B, C, D पढ़ते हो ना तो F नहीं पढ़ते हो। F में लिखा था 44 क्या कर दिया गया? उसको निरसित कर दिया गया। निरसित नहीं किया गया मतलब उसको हटाकर कहीं और पर क्या कर दिया गया? रख दिया गया। ऐसे 31 में भी पढ़ते हैं आप संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलो जी। तो जो मूल अधिकार थे वो अब 6 मूल अधिकार है हमारे पास। कौन कौन सी है? कौन कौन से मूल अधिकार हैं? राइट टू इक्वलिटी है जिसको बोलते हैं समता का अधिकार। किसका अधिकार? फिर है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने, है ना। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर हम। ठीक है, तो फिर अगला क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और फिर क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो चलो जी, ये भी हो गया। ये शॉर्ट में कर रहे हैं हम अभी। क्या कर रहे हैं? शॉर्ट में कर रहे हैं। फिर डिटेल जब करेंगे तो डिटेल में फिर काफी चीजें आएंगी। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव्स हैं। क्या है? निर्देश हैं। ये संविधान सभा के लोगों ने जब संविधान का निर्माण किया तो कुछ निर्देश लिखे। किसमें? पार्ट 4 में। किसमें लिखे? संविधान के भाग 4 में कुछ निर्देश दिए और राज्यों को दिए गए हैं ये निर्देश। इसीलिए बोल रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य जब अपनी नीति का निर्धारण करेगा तो इन निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? इन निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेगा। और क्यों करेगा? क्यों करेगा इन निर्देशों का पालन? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या करेगा? इन निर्देशों का पालन करेगा। क्या निर्देशों का पालन करना जरूरी है राज्य को? नहीं, ये राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा कि वो कहां तक उन निर्देशों का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि जितनी योजनाएं चल रही है, जितनी योजनाएं हैं सरकार की, वो सब आपकी कहां? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। किसी ना किसी
एक किसी ना किसी आर्टिकल पर फिट होती है कोई ना कोई योजना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे शौचालय निर्माण के लिए सरकार पैसा देती है, जैसे हर घर जल, है ना, बिजली भी दे रही, पानी भी दे रही। क्या करना चाह रही है सरकार? सरकार जीवन स्तर को उठाने की प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? यानी नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेगी कौन? राज्य। तो राज्य क्या कर रहा है? जीवन स्तर को उठाने का प्रयास कर रहा है। भाई नल में पानी आएगा, शौचालय होंगे, गैस में खाना बनेगा, तो जंगल नहीं जाना पड़ेगा, लकड़ी, धुआं नहीं होगा, मोतियाबिंद नहीं पड़ेगा आंखों में, स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, अन्य विकासात्मक कार्यों में वो जो समय पानी लाने में लगता है धारे से वहां तक, विकासात्मक कार्यों में लगेगा, अन्य कार्यों में लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हर योजना को देखना आप, वो क्या करती है, किसी ना किसी, जैसे कुछ राज्य हैं उन्होंने शराब को क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जैसे बिहार है, बिहार ने प्रतिबंध लगाया। तो भाई क्या करने का प्रयास करें? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लिखा हुआ है कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन को क्या करना का, क्या बंद करने का प्रयास करेगा, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न। भाई औषधि के लिए अफीम उगानी पड़ती है, अगर अफीम नहीं होगी तो कफ सिरप नहीं बनेंगे, उसके लिए तो उगानी पड़ेगी, है ना, इवन हैम्प उगानी पड़ेगी, भांग उगानी पड़ेगी। तो औषधीय प्रयोजनों से भिन्न मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। इसीलिए राज्य क्या करता है, जो जिनके पास संसाधन होते हैं वो मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित कर देते हैं। तंबाकू को बैन कर देते हैं, तंबाकू तो खैर पूरे उसमें बैन है, पर फिर भी खाली सो कॉल्ड बैन है ना। मादक पदार्थ बैन है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है बैन। कारण क्या है? उत्तराखंड के पास संसाधन नहीं है, क्योंकि इस क्या बोलते हैं, शराब से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। किसको? सरकार को। समझ में आ रहा है? तो चाहकर भी क्या है उत्तराखंड सरकार, लेकिन जब हम समृद्ध हो जाएंगे तो हो सकता है कि जैसे गुजरात है, तो गुजरात में तो पहले से ही भाई क्या है, बंद है, वहां नहीं मिलता। मिलता तो होगा, चोरी छिपे मिलता होगा, ऐसे दुकानें नहीं होती वहां पर। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो संविधान के भाग 4 में है भाई, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से कहां तक? और ये मार्गदर्शक है। क्या है? मार्गदर्शक। यानी राज्य जब नीति का निर्धारण करेगा या कोई पॉलिसी बनाएगा तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन ये 36 से 51 के बीच में जो लिखा हुआ है इनको फॉलो करने का प्रयास करेगा। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है। जे ऑस्टिन है, एक विद्वान है, उन्होंने कहा इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। जे ऑस्टिन ने क्या कहा है? राज्य की आत्मा कहा है। अब इसकी एक विशेषता है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट, 226 का यूज करके सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मूल अधिकारों का हनन हो गया जी हमारे। लेकिन अगर ये इसमें कुछ लिखा हुआ है और राज्य आपको नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा? नहीं जा सकते। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है उसमें कि रोजगार, अब रोजगार तो भाई कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है? इतना पढ़ना पड़ रहा है, नन्ही सी जान, और क्या इतना सारा पहाड़ जैसा क्या सिलेबस, किताबें, और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर क्या आफत जिसे बोलते हैं, जवानी जो है भस्म, यही हो रहा है। तो भाई अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई भाग 4 में लिखा हुआ रोजगार पर, समझ में आया? ऐसी निशक्तता पर लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति निशक्त हो गया तो राज्य क्या करेगा? उसकी सहायता करेगा। अब निशक्त हो गया तो कितना दे रहा राज्य उसको? भाई 1000 रुपए देगा ज्यादा ज्यादा मंथली, 1000 रुपए में हो जाएगा सारा उसका, है? व्हील चेयर आ जाएगी उसकी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन राज्य प्रयास करता है। तो मैंने कहा इसीलिए बोला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करेगा। किस आधार पर? अपने संसाधनों के आधार पर। अगर राज्य के पास होंगे तो राज्य देगा। अब यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जनसंख्या ज्यादा है ना। टैक्स क्या है कि कम आता है, जितना आता है वो अन्य योजनाओं में करना है। अगर हर आदमी को बांटने लग गए तो फिर तो हो गया। नहीं समझ में आया? तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता भाई, क्या? लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। किस पर? अब पहले याद कर लो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। तो क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, एक बार उन्होंने कहा कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक आर्टिकल आ रहा मूल अधिकार का, उसका हनन हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये बोला गया कि अगर किसी एक आर्टिकल का या एक दो पॉइंट का अगर हनन हो रहा है और ज्यादा वेलफेयर जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हो रहा है, तो चलेगा। क्या होगा? चलेगा। तो कोर्ट ने उसको मान लिया। ओके, कोर्ट ने समझा उसको कि हाँ बिल्कुल, जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसे समझा, उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्रायोरिटी दे दी गई, वरीयता दे दी गई कि नीति निर्देशक तत्व जरूरी हैं बजाय कि मूल अधिकार के। मूल अधिकार में अगर एक दो पॉइंट क्या हो रहे हैं। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने क्या किया कि राज्य के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सारे मूल अधिकारों पर क्या कर दी, वरीयता दे दी। वहां पर कोर्ट चिढ़ गया, फिर टकराव देखा जाता है विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। वहां पर उन्होंने कहा नहीं, ये क्या है, संवैधानिक है। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जब बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है तो वहां पर बोला जाता है कि दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। किसके बीच में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में समन्वय। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, एक पॉइंट है। आप समझ पा रहे हो जहां तक मैं बता रहा हूं? एक आध आर्टिकल अगर प्रभावित हो रहा है मूल अधिकारों में, किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जब कोई पॉलिसी बन रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, उससे अगर थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहा चलेगा। पर ऐसा थोड़ा होगा कि सारे मूल अधिकारों के ऊपर डीपीएसपी को वरीयता दे दी जाए, ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि मूल अधिकार तो लिखने से पहले ही धमकी दे दी गई है। जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो 12 से लेके कहां तक पढ़ते हैं, 35 तक पढ़ते हैं। 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है, 12 में राज्य को डिफाइन किया गया, 13 में धमकी है वो कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, न्यून नहीं किया जा सकता। और अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों को कम करेगा, न्यून करेगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आएगा धीरे धीरे समझ में, ठीक है। तो जी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। अगला है, नागरिकों के मूल कर्तव्य दे रखे हैं हमारे संविधान में। क्या दे रखे हैं? मूल कर्तव्य दे रखे हैं। क्या जरूरत पड़ी मूल कर्तव्यों की भाई? क्या जरूरत पड़ गई मूल कर्तव्यों? कहां से लिए हमने मूल कर्तव्य? फॉर्मर यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए। किसकी अनुशंसा पर लिए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लिए। क्या जरूरत पड़ गई थी मूल अधिकारों की? एक समय ऐसा था कि पूरा देश सड़कों पर था। क्या था? आंदोलन चल रहे थे, भयानक जिसे बोलते हैं, विरोध चल रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी, है ना। अभ्यंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। तो देश क्या हो गया था, सारे नेता जेलों में बंद हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जेलों में बंद किए जा रहे थे। पूरा देश क्या सड़कों पर था। पिक्चरों में भी गाने आ रहे थे, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, है ना, इस तरह के गाने। मिलावट खोरी, बहुत सारी चीजें चल रही थी। मोरारजी देसाई अपने लगे हुए थे, है ना, अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे। तो भाई इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की नियुक्ति की और बोला गया कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य याद दिलाने पड़ेंगे देश के लोगों को, और फॉर्मर यूएसएसआर से उठाकर मूल कर्तव्य क्या किए गए, डाले गए। कब डाले गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। और एक नया भाग जोड़ा गया 4 क। क्या जोड़ा गया? 4 क। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A, 51 कैपिटल A, और उसके अंदर 10 मूल कर्तव्य डाले गए। कितने डाले गए? 10 मूल कर्तव्य डाले गए। तो इसका मतलब 76 से पहले लोग मूल कर्तव्यों के बारे में जानते ही नहीं थे। क्या जानते ही नहीं थे? तो ठीक है, अब 76 में 42वें संविधान संशोधन से क्या हो गया, मूल कर्तव्य डाल दिए गए। ये चलते रहे 10 10 10। लेकिन क्या हुआ कि 21A
आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जानते हो, जब वो जोड़ा गया 21A, तो साथ में मूल कर्तव्य में भी एक नया 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके प्रतिपाल्य या गार्डियंस 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनको शिक्षा के अवसर प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। भाई जिनके माता पिता है वो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें, और जिनके माता पिता नहीं है, जो गार्डियंस के साथ रहते हैं, जो अपने प्रतिपालियों के साथ रहते हैं, वो भी उन्हें शिक्षा के क्या कराएं, अवसर प्रदान कराएं। तो 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जुड़ गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो अब जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी हो गई भाई? 11 हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कभी ढंग से पढ़ना मूल कर्तव्यों को। कहीं पर लिखा होगा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं। इसका मतलब उस जमाने में देश में कई लोग सार्वजनिक संपत्ति को क्या कर रहे थे? नुकसान पहुंचा रहे थे। अरे भाई विरोध करो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हारे टैक्स से क्या होगा? आज तुम एक बस जला दोगे, तुम्हारे टैक्स से क्या होगा? फिर दूसरी बस लानी पड़ेगी उसकी जगह पे। आप ट्रेन जला दोगे, दूसरी ट्रेन जो आएगी वो आप ही के पैसों से आनी है, आप ही पर पड़ेगा टैक्स का भार। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को क्या ना करें? नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। गांधीवादी तरीके से भी क्या हो सकता है? लगता है ऐसा कि सरकार को पता नहीं चल रहा, सरकार को सब पता होता है। आपको अगर अपनी कोई मांग मनवानी है और वो मांग सही है तो आप क्या कर सकते हो? विरोध जो करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हो, है ना। उग्र विरोध करना कोई क्या नहीं है, उपाय नहीं है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका है भाई, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया। तो संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान के लिए और संविधान के निर्वचन का दायित्व किसको दिया जाता है? न्यायपालिका पर होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक संविधान की एक विशेषता और होती है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायपालिका करती है। यानी हमारे देश में कौन करता है? न्याय सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। ये किसमें आता है? कि संघ और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, एक तरफ संघ हो, एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य क्या कर रहे हो, विवाद हो रहा हो, तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो रहा था, उसका निर्णय भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोई हाई कोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और यह संघात्मक संविधान की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? और संघात्मक संविधान की दूसरी विशेषता यह भी होती है कि संविधान का जो निर्वचन करता होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी संविधान की किसी लाइन पर अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए या क्लियर ना हो पा रहा हो कि भाई वो संविधान सभा के लोग लिखना क्या चाह रहे थे, इस लाइन का मतलब है क्या, तो पता चला कि इसका मतलब कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय बताएगा कि भाई इसका मतलब ये है, और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो साथ ही जो न्यायपालिका होती है उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। किसका? न्यायपालिका पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व। मूल अधिकारों का हनन हो गया, कहां जाओगे? किसी विधायक के घर के आगे धरना थोड़े दोगे आप। किसी विधायक के घर के आगे धरना नहीं दोगे, किसी पार्षद के घर के आगे धरना नहीं दोगे। कहां जाओगे? न्यायपालिका जाओगे। 32 से सीधे सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। ठीक है। फिर होंगी रिटें जारी। क्या होंगी? 5 प्रकार की रिटें, वो पढ़ेंगे हम आगे चलकर। चलो, तो इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है भाई। कैसी होनी चाहिए न्यायपालिका? स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह इसकी एक क्या विशिष्टता है? क्या है? तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, उसके नीचे उनके नीचे फिर अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, है ना। और इसके लिए एक प्रावधान भी किया गया कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
और ये प्रावधान ऐसे हैं कि जो इनको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेशल तरीका बनाया गया। जैसे माना किसी न्यायाधीश ने संघ सरकार के विरुद्ध कोई फैसला दे दिया, और संघ सरकार क्या उसका वेतन रोक सकती है? नहीं रोक सकती, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भाई आदमी डरता किससे? मेरा वेतन ना रोक दें, मेरा ट्रांसफर ना कर दें, ये इसलिए डरता है ना आदमी, या मुझे हटाना दे कोई सांसद या विधायक, ऐसा ना करे कि हाँ भाई चलो भाई हो गया खत्म, ऐसा नहीं। स्पष्ट प्रावधान है संविधान में। क्या है? न्यायाधीश को हटाना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, है ना। आज भी देश के कई लोगों का जो विश्वास है, लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तो क्या बोलते हैं वो? आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट में देखूंगा, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। किस शब्द से डराया जाता, किस लाइन से डराया जाता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट। आप आम आदमी हो, आप बेरोजगार हो, आपकी कोई जायज मांग है, कोई बड़ा अधिकारी है नहीं मान रहा है, आपको बेइज्जत कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? आई विल सी यू इन द कोर्ट। कोर्ट में देखते हैं आपको। तो भले ही वो ना दिखाए बाहर से, लेकिन अंदर से आदमी क्या होता है। इसलिए बोलता हूं कानून पढ़ो। जिसने देश का कानून नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि ग्रेजुएशन जब आप करते हो तो उससे बढ़िया लॉ किया करो। क्या किया करो? लॉ। बादशाही हॉल में है, लॉ कॉलेज है, पेपर दो, लॉ करो, डिग्री लो, है ना। बस जहां आप कानून के जानकार होगे, समझ लो। तो राज्यों में उच्च न्यायालय तदंतर क्रम अधीनस्थ न्यायालय है। मैंने बता दिया आपको, सारे प्रावधान अलग अलग किए गए हैं, ठीक है। सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती, न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है, ना डाल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभु सत्ता। इंग्लैंड में कौन ऊपर है? संसद। जो संसद ने बोल दिया वो होगा। यूएसए में कौन है? फेडरल कोर्ट। जो वहां का न्यायालय है वो सर्वोच्च है। वो सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जीरो कर सकता है अमेरिका में। लेकिन भारत में कौन है? संविधान सर्वोच्च है। क्या है? ठीक है। इवन राष्ट्रपति को भी हम अपने देश में कैसे हटा सकते हैं? अगर वो असंवैधानिक कार्य कर दे। क्या कर दे? असंवैधानिक कार्य कर दे, है ना। ठीक है, इसका मतलब संविधान सर्वोच्च है। तो आप बोलेंगे यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता है, इंग्लैंड में संसदीय प्रभुसत्ता है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। अतः वहां की न्यायपालिका कांग्रेस, पता है ना कांग्रेस क्या होता है? कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परीक्षण कर सकती है। यहां तक कि क्या संविधान के, अगर उसे लगता है कि संविधान के उपबंधों के विपरीत है तो क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त, जीरो कर सकती है। भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। किसको? चलो, संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार तो किया गया है, तो लगाना है आपने। क्या क्या लगाना है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह उन विधियों और आदेशों को निरसित कर दे जो संविधान के क्या है? विरुद्ध हैं। अब क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बाहर नहीं जा सकती। संसद जो है वो संविधान से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। तो संसद को भी अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है। ठीक है। तो दुर्गा डी बसु जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखते थे या बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने ऐसे एक अद्भुत समन्वय कहा है। क्या कहा है? अद्भुत समन्वय कहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर अगला पॉइंट है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। तो भाई क्या होता है? नरम और कठोर। तो क्या हमारा संविधान नरम है या हमारा संविधान कठोर है?
इसका पता कैसे करेंगे? तो मैं बोलता हूं संविधान संशोधन जो होता है 3 तरीके से होते हैं। कितने? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने पूर्व अफ्रीका में, जब पूर्व गोरी सरकार थी, गोरे लोग शासन करते थे, वहां से ले रखा है। कहां से ले रखा? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और जब हम संविधान पढ़ते हैं तो भाग 20 में आर्टिकल 368 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है। अब संविधान संशोधन 3 तरह से होते हैं और पार्लियामेंट करती है संविधान में संशोधन। कौन करती है? एक होता है कि जैसे आप सब लोग बैठे हैं तो 50% प्लस 1, यानी आधे आधे में एक आदमी और चाहिए, संशोधन हो गया। इनका नंबर नहीं डाला जाता और ना ही इन्हें संशोधन माना जाता है। तब हम बोलते हैं बहुत ही नरम है भाई, संविधान क्या है? बहुत ही नरम है कि 50% प्लस 1 से क्या हो गया? संशोधन हो गया। एक होता है 2/3 बहुमत। क्या होता है? 2/3 बहुमत से करना, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोनों सदनों द्वारा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। तब बोलते हैं हम कठोर है। एक होता है कि 2/3 बहुमत दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तो पारित होना ही चाहिए, साथ में साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। जैसे 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों का अनुसमर्थन लेना पड़ता है, जैसा कि आपने किसमें देखा? जीएसटी में देखा। इतना टाइम क्यों लग गया भाई? आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, बहुत सारे संशोधन, कोई इसमें राजी नहीं, कोई उसमें राजी नहीं, तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी जरूरी होता है। तब हम बोलते हैं भैया संविधान बहुत कठोर है हमारा। क्या बोलते हैं? तो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। क्या है? क्या है? नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन क्या करता है? स्थापित करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कितने मिनट हुए? तो अभी तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा लेकिन आपने मेंस में क्या खाली 250 शब्दों में लिखना है। मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ, प्री के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं वहां से। ठीक है। मैं इससे आगे का जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूं। ठीक है।